बातें बंद। गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच मीन्स ACI। ठीक है जी, है क्या? ऐसे समझो जी। पार्ट 1A इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट ला करके 2019 में, जो डील करता है किससे? इसने सेक्शन 43A ऐड कर दिया था। हुआ क्या था? बोला गया कि एक इंस्टीट्यूशन, एक काउंसिल बनाने की नीड है, जो क्या करेगी, ये जितना भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सारा जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करेगी। कि एक काउंसिल होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जो कंट्रोल कर सके किसको? आर्बिट्रेटर्स को, आर्बिट्रेशन को, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीजें चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसको बनाने की जरूरत महसूस हुई? एक बॉडी को, एक, ठीक है जी, काउंसिल को। और उसका नाम क्या रखा गया? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 43A, 43B, 43C, D, E ऐसे काफी सारे सेक्शंस बनाए गए, जिनमें एक एक अलग अलग पॉइंट बनाया गया इस काउंसिल से रिलेटेड कि काउंसिल क्या होगी, काउंसिल का नाम क्या होगा, काउंसिल में मेंबर्स कितने होंगे, काउंसिल काम कैसे करेगी, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, रेजिग्नेशन कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें बताई गई। 2019 की जो अमेंडमेंट आई थी इस एक्ट में, वो जरूरी थी क्योंकि उसने इस्टेब्लिश किया या कह लो गठन किया किसका? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। 43A आपको डेफिनेशंस बताता है कि चेयरपर्सन की डेफिनेशन क्या है, काउंसिल की डेफिनेशन क्या है, मेंबर की क्या है। बताई नहीं गई कि किसे बोलते हैं, सिर्फ ये बताया गया कि 43A में क्या है जी? डेफिनेशंस है। डन। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो मैनेज करती है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड काफी कुछ। कैसे क्या, अभी आप पढ़ते चलोगे समझ में आता चलेगा। 43 ने बोला कि इस्टेब्लिशमेंट करनी है और इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि गठन करना है और बनाना है किसको? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। सेक्शन 43B पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो बना सकते हैं एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसलिए वो सारे काम करने के लिए, वो सारी ड्यूटीज, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो कौन बताता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बताता है। काउंसिल होगी कैसी? तो उसके लिए बोला गया कि काउंसिल को हम ट्रीट करेंगे एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे। बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी किससे? बाय द नेम अफोरसेड, यानी कि ये जो ऊपर नाम बताया गया उस नाम से क्या किया जाएगा जी? इसको चलाया जाएगा। किस नाम से? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके पास परपेचुअल सक्सेशन होगी और इसके पास एक कॉमन सील होगी। इसके पास वो सारी पावर होंगी जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार दी गई है। ये एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और चाहे तो इस नाम से किसी को शू कर सकते हैं या इनको भी शू किया जा सकता है इस नाम से। जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ होगा जी? इस काउंसिल का, वो दिल्ली होगा। और काउंसिल चाहे तो अप्रूवल लेकर के CG की और भी ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर सकती है एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है जी। अमेंडमेंट आई थी 2019 में, जिसने बताया ACI के बारे में कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। और ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी। इसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो इसको दी जाएंगी। ये शू कर सकते हैं, शू हो सकते हैं, इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। डन। ये 43B ने बताया। 43A ने कुछ डेफिनेशंस दी, 43B ने बताया कि क्या होगा, ACI क्या होगी। 43C बताता है कॉम्पोजिशन, यानी कि कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे। इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ACI आर्बिट्रेशन। ये जो काउंसिल है ऑफ इंडिया, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि इसके मेंबर्स क्या होते हैं। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो प्योर पूछ लेंगे आपसे ACI के बारे में बता दो, उसमें आपको काफी सारी बातें बतानी पड़ेगी और कॉम्पोजिशन पे ज्यादा फोकस करना। और दूसरा क्वेश्चन सिर्फ कॉम्पोजिशन पे आ सकता है कि कौन कौन इसका मेंबर होता है। ठीक है जी, कि ACI जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43C ऑफ द एक्ट, द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे? ये सारे लोग होंगे। सबसे पहले एक पर्सन होना चाहिए हु हैज बीन, क्या रह चुके हो? जज रह चुके हो किसके? सुप्रीम कोर्ट के। या फिर क्या हो? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एन एमिनेंट पर्सन
जाना माना इंसान हो जिसको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस है किस चीज से रिलेटेड, इन द कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना है जी जो क्या हो, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, चीफ जस्टिस नहीं लिखा, जज लिखा है जी, या फिर जो चीफ जस्टिस रहे हो किसके, हाई कोर्ट के, या एक जज हो हाई कोर्ट के, या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है किसका, आर्बिट्रेशन का, उनको अपॉइंट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे डिस्कस करके, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन अपॉइंट होंगे, ये किस पोस्ट पे आएंगे, चेयरपर्सन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल में कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक चेयरपर्सन होंगे, जो कौन होंगे, इनमें से कोई भी, ठीक है जी, एक पर्सन क्या बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा। डन। अपॉइंट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जी। इसके अलावा क्या होना चाहिए, एक मेंबर, एक मेंबर होगा इस काउंसिल में, जो कौन बनेगा जी, एक एमिनेंट जाना माना आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, यानी कि जो आर्बिट्रेशन करवाता है, हैविंग सब्सटेंशियल नॉलेज, जिसको काफी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है किस चीज में, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन करवाने में, चाहे डोमेस्टिक हो और इंटरनेशनल हो, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आपको याद करना है, मैं एक दो बता रहा हूं अच्छे से, बाकी सारे आपको याद करने होंगे, समझाने लायक इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तीसरा, एक और मेंबर होगा, यानी कि इस काउंसिल में एक और पर्सन को अपॉइंट करना है, जो कौन है, एमिनेंट एकेडमिशियन, जाने माने एकेडमिशियन, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रिसर्च की है या जिन्होंने पढ़ाया है आर्बिट्रेशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉज के बारे में, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किससे कंसल्ट करके, चेयरपर्सन, यानी कि जो ऊपर चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इनसे कंसल्ट करके। ठीक है जी। कोई ऐसा टीचर हो सकता है जिसको वास्ट एक्सपीरियंस है या जिसने रिसर्च की है इस फील्ड में। इसके अलावा अपॉइंट करेंगे एक मेंबर, कौन, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलूं, आप समझना कि मान लो मैंने बोला कि एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। आई बात समझ में। तो इस मोमेंट पे हेड कौन मिलेगा, नरेंद्र मोदी जी। क्यों, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद मत कर लेना कि ऐसा ही है, कि मान लो मैंने कहा जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी के, उनके हेड कौन होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी हेड हैं, क्या वो इस वजह से है क्या कि वो नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो कह रहे कुछ ऐसी पोस्ट बना दी जाती है जिसपे वो पर्सन आता है जो किसी और पोस्ट को होल्ड कर रहा है। जैसे यहां पे लिख दिया एक मेंबर होगा, कौन मेंबर होगा जी, जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है जी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो क्या बन जाएंगे, मेंबर। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, जो भी ऑफिस होल्ड कर रहा है वो अपने आप से क्या माना जाएगा कि वो एसीआई का भी क्या है जी, मेंबर है। ठीक है जी, या कह लो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। फिर ये याद करना है कि एक मेंबर और होंगे जी जो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस आते हैं। अब आपको ये याद करने, ज्यादा नहीं बता रहा, जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे ना हो। ये और याद करना है, पहले बता रहा हूं। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वहां पे चीजें, सिर्फ आर्बिट्रेशन की मैं बात करूं तो याद करने वाली ज्यादा रहने वाली है। एक रिप्रेजेंटेटिव, एक पार्ट टाइम मेंबर बनाना है जी, जो रिप्रेजेंट करते हो किसको, बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, जो रोटेशनल बेसिस पे मतलब बदलते रहेंगे। और एक सीईओ अपॉइंट करने हैं जो मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो। ठीक है जी, ओके जी, ये याद करना है। ये जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियो को छोड़ के, ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। जिस दिन अपॉइंट किया है वहां से 3 साल। एक्स ऑफिशियो को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है जैसे ही उनकी वो पोस्ट जाए वैसे ही वो यहां से भी हट जाएंगे, और उस पोस्ट पे जो नया मेंबर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा जी, मेंबर बन जाएगा। ओके, डन। कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं ये ऑफिस, 3 सालों के लिए। ओके जी, साथ में लिखा है चेयरपर्सन या मेंबर एक्स ऑफिशियो को छोड़ के वो कभी भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अगर उनकी एज 70 साल चेयरपर्सन और 67 इन केस ऑफ
मेंबर, यानी कि कोई मेंबर अपॉइंट हुआ, उसको 3 साल तो नहीं हुए हैं पर उसकी एज 67 हो गई है, तो उसे क्या करना होगा, वो पोस्ट वैकेंट करनी होगी, उसे जाना होगा। चेयरपर्सन के लिए 67 नहीं है, 70 ईयर्स की एज तक वो रह सकते हैं। और इनके जो भी सैलरी होती है, अलावेंसेस होते हैं, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कौन सी होंगी, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो पार्ट टाइम मेंबर हैं, इनको अलावेंसेस वगैरह मिल सकते हैं सीजे की तरफ से। ओके जी, डन। ये किसने बताया है, 43 सी ने। 43 ए कुछ डेफिनेशन बताता है, 43 बी कहता है कि इस्टेब्लिश करना है, इनकॉर्पोरेट करना है किसको, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को। 43 सी बताता है कॉम्पोजिशन के बारे में, एंड 43 डी बताता है किस चीज के बारे में, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल। ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ड्यूटी क्या काम होते हैं। प्योर अगेन आपको पढ़ना है, याद करना है। ओवरव्यू दे देता हूं। सेक्शन 43 डी आया और ये बताता है, क्या बताता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ काउंसिल, कि वो सारे जरूरी मेजर्स लें जो जरूरी होते हैं किस चीज को, प्रमोट और एनकरेज करने के लिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन या अदर एडीआर मैकेनिज्म। और इन पर्पसेस के लिए पॉलिसी भी बना सकते हैं, गाइडलाइन भी बना सकते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बता सकते हैं कि कैसे आर्बिट्रेशन को करवाना है। यानी कि ये काउंसिल वो सारे काम करेगी जो जरूरी होते हैं आर्बिट्रेशन या अदर एडीआर मैकेनिज्म्स को, लाइक कंसिलिएशन, मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें करनी पड़े वो ये करेंगे। एंड अपने कामों को अच्छे से करने के लिए ये जितने भी इनके पास ड्यूटी या फंक्शन सौंपे गए हैं कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना है, इन सारी चीजों को करने के लिए ये क्या कर सकते हैं जी, पॉलिसीज बना सकते हैं। पॉलिसी किस चीज के लिए, ग्रेडिंग कैसे करनी है। याद है जब आप पढ़ रहे थे सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के बारे में, तो अपन ने पढ़ा था कि अपॉइंट नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और एज द केस में भी हाई कोर्ट या एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। और 3A में पढ़ा था कि कोर्ट इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेट कर सकते हैं, वहां पे आया भी था 43 आई, कुछ ध्यान हो तो, पर मैंने कहा था कि पढ़ाऊंगा एक दिन। ये जो ACI होती है, ये ग्रेडिंग करती है कि कौन सी फर्म अच्छी है, तो उसको ग्रेड दे दिया, मान लो ये ग्रेड A+ है, फिर ग्रेड A है, ग्रेड B+, ऐसे ग्रेड C+, ग्रेड C, ऐसे ग्रेडिंग होती है। ठीक है जी। जो जितने अब ग्रेडिंग होती किस बेसिस पे जी, जिसके पास डिस्प्यूट्स आए और जिसने जल्दी से सारे सोल्व कर दिए, इट मींस वो बहुत अच्छे हैं। तो इस बेसिस पे एक क्राइटेरिया बना करके एनालिसिस करते हैं कि किसको क्या ग्रेड देना है। तो कह रहे पहली ड्यूटी है कि पॉलिसीज बना सकते हैं कि ग्रेडिंग कैसे करनी है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स बता सकते हैं जो एक्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन, एक्रीडिएशन का मतलब सर्टिफिकेशन, मान्यता। आप स्कूल पे पढ़ते हो ना, स्कूल्स में लिखा होता है एफिलिएटेड बाय CBSE, या कभी आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो उस पे लिखा होता है एक्रीडिएटेड बाय, कि ये सर्टिफिकेट या ये उपाधि इन्होंने दी है। तो आर्बिट्रेटर्स को भी एक्रीडिएशन हो सकती है कि सर्टिफाइड आर्बिट्रेटर्स कौन से हैं, ACI उनके सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकता है। रिव्यू कर सकता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस है, जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस और जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी ग्रेडिंग में चेंजेस कर सकता है। ठीक है जी। ट्रेनिंग करवा सकता है, वर्कशॉप कर सकता है, आर्बिट्रेशन को इंप्रूव कर सकता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, लॉ फॉर्म्स में बना सकता है, रिव्यू कर सकता है कि कैसा आर्बिट्रेटर होना चाहिए, कैसी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन होनी चाहिए। ये एक्सचेंज कर सकता है व्यूज और टेक्निक्स जो अडॉप्ट की जाती हैं इंडिया को एक हब बनाने के लिए, कि इंडिया को कन्वर्ट करना हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के लिए। सीजी को रिकमेंडेशंस दे सकता है कि कैसे कैसे आप आर्बिट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हो, डिस्प्यूट को इजीली सोल्व कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को बढ़ावा दे सकता है, आर्बिट्रेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके एग्जाम वगैरह करवा सकता है, ट्रेनिंग करवा सकता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन से रिलेटेड, और अवार्ड कैसे इशू करते हैं बता सकता है। एक डिपोजिटरी बनाएंगे और मेंटेन करेंगे। डिपोजिटरी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स का मतलब जितने भी भारत में आर्बिट्रल अवार्ड्स आते हैं उन सारे अवार्ड्स को एक जगह स्टोर करके रखेंगे, कि सारा डाटा वैसा एक जगह रख लेना। क्यों? ताकि वो आर्बिट्रल अवार्ड बाकी बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स, बाकी आर्बिट्रेटर पढ़ के उनको सीख सकें और एक रिकॉर्ड रह सके कि कितनी आर्बिट्रेशन हुई है और कितनी सोल्व हो चुकी है, किसमें कौन जीता था। एक प्रूफ, ये कह लो एक तरीके का डेटाबेस हो गया जहां पे सारे आर्बिट्रल अवार्ड रहेंगे। ठीक है जी। ये पॉइंट मैंने इसीलिए बताया, इसको हाईलाइट कर लेना कि डिपोजिटरी बनाई जाती है।
आर्बिट्रल अवार्ड की। इसके अलावा रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि कैसे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को इंप्रूव करना है, और वो बाकी सारे काम करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। 43D बताता है क्या क्या फंक्शंस और ड्यूटीज रहने वाली है। ओके जी। 43E वैकेंसी आ सकती है क्या? ये जो मेंबर अपॉइंट किए हैं, क्या कोई मेंबर छोड़ के जा सकता है? जा सकता है। और मान लो कोई मेंबर छोड़ के चला गया, क्या इस कारण से उनके जितने भी काम हैं जो चल रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे क्या? कि किसी समय पे एक पर्सन नहीं था जी, पोस्ट वैकेंट थी, नहीं होगा। 43E ने यही लिखा है, सेक्शन 43E स्टेट्स दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल शेल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ, कि क्या हो गया था जी, कोई वैकेंसी थी या कोई डिफेक्ट रहा था इस काउंसिल को बनाने में, या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट करने में कोई डिफेक्ट रह गया था, वो गलत तरीके से अपॉइंट हो गया था, या फिर कोई इरेगुलरिटी थी जी, काउंसिल ने जो प्रोसेस फॉलो किया वो सही नहीं था किसी भी मेंबर को अपॉइंट करने का, तो इसके कारण काउंसिल ने जितने काम किए हैं उस दौरान वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगे कि आपकी काउंसिल में कोई पोस्ट वैकेंट थी या किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट सही तरीके से नहीं हुई थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि काउंसिल के द्वारा किए गए काम इनवैलिड हो गए। मुश्किल है क्या? बहुत आसान सा टॉपिक है जी, एसीआई। ठीक है जी, पहले डेफिनेशंस दी गई है ये बताया, दूसरे नंबर पे क्या बताया जी, काउंसिल के बारे में, क्या होगी काउंसिल, तीसरे नंबर पे कॉम्पोजिशन, फोर्थ पे ड्यूटीज और फंक्शंस, फिफ्थ पे ये बताया है कि वैकेंसी के कारण इनवैलिड नहीं हो जाते। 43F ये कहता है मेंबर भी क्या कर सकते हैं जी, रिजाइन कर सकते हैं, चेयरपर्सन कह लो या फुल टाइम मेंबर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43F जो चेयरपर्सन या फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर होते हैं वो इन राइटिंग नोटिस दे करके अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द सीजी, मतलब अपने हाथों से तैयार करके साइन करके सिग्नेचर करके अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं, सीजी को ये रेजिग्नेशन लेटर भेज करके। एंड प्रोवाइडेड दैट जो चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर है, अनलेस उसको अलो ना कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप जल्दी छोड़ के चले जाओ, अगर गवर्नमेंट नहीं कहती है तो रेजिग्नेशन देने के बाद उसको ऑफिस होल्ड करना होगा। कब तक? जब तक 3 महीने एक्सपायर नहीं हो जाते उस नोटिस के, या जब तक कोई और पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट, अगर आज कोई नोटिस दे रहा है रेजिग्नेशन का, तो आज से 3 महीने तक उसे वो पोस्ट संभालनी होगी। 3 महीने या कोई नया पर्सन आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। सर 1 महीने बाद नया पर्सन आ गया तो अब वो जा सकता है, नहीं आया है तो 3 महीने तक संभालने होंगे। सर 3 महीने पूरे हो गए अभी भी कोई और नया नहीं आया, तो वो जा सकता है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, डन। 43F बताता है कि कोई भी मेंबर या चेयरपर्सन क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। 43G क्या बताता है कि आप भी अगर रिजाइन कर सकते हो तो गवर्नमेंट भी आपको हटा सकती है। सेक्शन 43G सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर को हटा सकती है। कब? अगर वो क्या हो गया जी, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर ये पाया जाता है कि वो पर्सन अपनी ऑफिस के दौरान जब यहाँ मेंबर है उस दौरान कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कहीं और भी नौकरी कर रहा है सैलरी लेकर के, या फिर पता लगता है कि वो क्या है जी, कन्विक्टेड है किसी ऐसे ऑफेंस का विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड। पढ़ लिया क्या ये सेटिंग अप में या लेबर लॉ में या कंपनी लॉ में? वहां पे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो किसी दिन अलग से बता दूंगा, अभी याद कर लेना। यानी कि एक पर्सन अगर इनडिस्चार्ज सोलवेंट होता है, या वो कोई और एम्प्लॉयमेंट में मिलता है, या वो क्या है जी, कन्विक्टेड है मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस का, या फिर उसने कोई और फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट कमा रहा है जिससे उसके इस काम पे फर्क पड़ रहा है, या उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है, या वो फिजिकली या मेंटली इनकैपेबल हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिमूव। सेक्शन 43G सबसेक्शन 1 कहता है कि एक पर्सन को हटाया जा सकता है इनमें से कोई भी रीजन हो तो उस बेसिस पे। एंड 43G सबसेक्शन 2 कहता है नोट विथ स्टैंडिंग, ऊपर जो भी आपने पढ़ा है, किसी भी मेंबर को रिमूव मत करना उसके ऑफिस से इन 2 ग्राउंड्स के बेसिस पे, डी और ई। ठीक है जी, अनलेस सुप्रीम कोर्ट के पास जब रेफरेंस जाए और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी ना हेल्ड करवा दे, दैट इज बिना इंक्वायरी के आप नहीं हटा सकते
या फिर वो प्रोसीजर फॉलो किए बिना जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये दो ग्राउंड है कि जी इसने क्या किया है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अर्न किया है कोई, या इसने अपने पोजीशन का फायदा उठाया, तो इन शॉर्ट बिना इंक्वायरी के क्या नहीं करेंगे जी, रिमूव नहीं करेंगे। अगर कोई कमेटी बैठानी है, इंक्वायरी कमेटी, या सुप्रीम कोर्ट को जब ये केस रेफर किया गया तो उन्होंने जो भी प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करने के बाद ही क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो। और बाकी बचे हुए चारों में क्या कर सकते हैं जी, डायरेक्टली भी रिमूव किया जा सकता है। ओके जी, डन। घर जाकर के दोबारा से पढ़ लेना इनको अच्छे से, और अच्छे से क्लियरेंस आ जाएगी, और याद करने पड़ेंगे, पहले बता रहा हूं, अन्यथा हो सकता है भूल जाओ। 43H क्या कहता है जी, कि पावर देते हैं हम किसको, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को, कि वो चाहे तो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं या अपने अंडर और कमेटी भी बना सकते हैं अच्छे से काम करने के लिए। सेक्शन 43H प्रोवाइड्स दैट कि काउंसिल चाहे तो उन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकती है या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बना सकती है जो उसको जरूरी लगे, ताकि वो अपने सारे काम अच्छे से पूरे कर पाए। यानी कि काउंसिल के काम अच्छे से चल सके, इस चीज के लिए ये किया जा सकता है। ये 43I है जो उस समय मैंने कहा था कि एक दिन पढ़ा दूंगा। इसमें ये लिखा है 43I कहता है क्या, काउंसिल चाहे तो, या कह लो काउंसिल करेगी ही वैसे तो पक्का पक्का, ग्रेडिंग करेगी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस का। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसके आर्बिट्रेटर्स की क्या क्वालिटी है, कितने अच्छे आर्बिट्रेटर हैं किस इंस्टीट्यूशन में, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितना कंप्लायंस करते हैं टाइम लिमिट का, कितनी जल्दी केसेस को सोल्व कर देते हैं। ठीक है जी, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये क्या करेंगे जी, ग्रेडिंग करेंगे। अब समझ में आ गया? एक बार लुकआउट कर लेना, सेक्शन 11 जब पढ़ा था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, तो उसमें लिखा था कि इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट, दैट इज इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेट किया जाता है कोर्ट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 43I। ओके जी। 43J बताता है कि कैसे आर्बिट्रेटर्स को एक्रीडिएट किया जाएगा, यानी कि उनकी वो कौन सी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आर्बिट्रेटर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, डन। और ये वो नॉर्म्स हैं। अब अगर आपको याद हो तो जब शुरुआत हमने की थी तो मैंने एक दिन ये पढ़ाया था आर्बिट्रेटर क्या होता है, और उसमें मैंने बताया था कि आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। उसके अलावा आपने ये जरूर पढ़ लिया था कि किस किस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो। आज वो टॉपिक है कि आर्बिट्रेटर कैसा हो। याद है एक दिन मैंने पूछा था हमारा आर्बिट्रेटर कैसा हो, ठीक है जी, तो आपने वैसे मजे लेने के लिए कह दिया था कि आपके जैसा हो। ऐसा हो, मेरे जैसा नहीं, इस इंसान के जैसा हो जिसमें ये सारी चीजें हो। एंड आपके पढ़ने वाली हैं, आप मॉड्यूल से मत पढ़ो, घर जाके पढ़ना, वर्ड बाय वर्ड ओवरव्यू दे रहा हूं कि जनरल नॉर्म्स एक आर्बिट्रेटर को कैसा इंसान होना चाहिए। कह रहे आर्बिट्रेटर ऐसा पर्सन हो जी जो क्या हो, फेयर डिसीजन दे सकता हो, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर सकता हो, यानी कि बिना किसी की साइड लिए जेन्युइन सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, कि उसका कोई फाइनेंशियल या किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है, कि उसको देख करके ये ना लगे कि वो इम्पार्शियलिटी करेगा या बायसनेस यानी कि भेदभाव करेगा डिसीजन देते समय। ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, आर्बिट्रेटर ऐसा हो। आर्बिट्रेटर के ऊपर खुद के ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, कुछ ऐसी प्रोसीडिंग ना हो जिसका प्रभाव पड़े आर्बिट्रेशन करते समय। आर्बिट्रेटर को कन्विक्टेड ना पाया गया हो ऐसे ऑफेंस का जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस। आर्बिट्रेटर को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो, नेचुरल जस्टिस क्या होता है, यानी कि नेचुरल जस्टिस में दो प्रिंसिपल्स आते हैं, ऑडी अल्टेरम पार्टम एंड नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, यानी कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। यानी कि आर्बिट्रेटर ऐसा हो कि वो किसी भी ऐसी आर्बिट्रेशन में ना जाए जिससे वो रिलेट करता है, क्योंकि वो ऐसी आर्बिट्रेशन को सोल्व कर रहा है जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट है। और आर्बिट्रेटर को इतना जरूर पता हो कि सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, उसे कानून की जानकारी हो, कमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, लॉ ऑफ टोर्ट पता हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में पता हो, अवार्ड कैसे देते हैं ये पता हो। आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेटर, एंड एक आर्बिट्रेटर के क्या क्या जनरल नॉर्म्स होते हैं, या एक आर्बिट्रेटर कैसा हो। और वहां पे याद नहीं आएगा, आप ग्राउंड्स फॉर चैलेंजेस वाला टॉपिक लिखने लग जाओगे, जबकि वहां पे ये लिखना है कि आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए। आर्बिट्रेटर को क्या हो जी, अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आता हो कि लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो यहाँ का, इंटरनेशनल है तो दोनों जगह का।
आर्बिट्रेटर ऐसा हो जिसको डिस्प्यूट से समझ में आते हो, सिविल कमर्शियल डिस्प्यूट, और जो सिचुएशन को सोल्व कर सके, जुडिशियल डिसीजन दे सके। एंड आर्बिट्रेटर ऐसा हो जो सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, एक अच्छा रीजनड अवार्ड बना सकता है। रीजनड अवार्ड समझते हो? ऐसा अवार्ड जिसमें रीजन दिए गए हैं, यानी कि आर्बिट्रेटर कैपेबल हो कि वो बना सके, रिकमेंड कर सके ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड उन सिचुएशन में जब आर्बिट्रेशन होती है। ओके जी, डन। अब याद है ऊपर मैंने डिपॉजिटरी मैंने कहा था हाईलाइट कर लेना, इसलिए करवाया था क्योंकि 43 के ने मैंडेटरी कर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी जरूर मेंटेन करनी है। किसकी? अवार्ड्स की, जहां पे सारे अवार्ड स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा एसीआई चाहे तो रेगुलेशंस बना सकती है। सेक्शन 43L पावर देता है किसको? काउंसिल को, कि वो सीजी से कंसल्ट करके रेगुलेशंस बना सकती है। इस एक्ट के अनुसार रूल्स जो है, ये एक्ट और इस एक्ट के जो रूल्स बने हैं उनको ध्यान में रखते हुए रेगुलेशन बना सकती है, यानी कि रेगुलेट कर सकती है कैसे काउंसिल काम करेगी और कैसे सारा स्ट्रक्चर चलेगा। ठीक है भाई। एंड 43D में लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि एक सीईओ अपॉइंट होगा, तो उसका काम क्या होता है जी? 43M बताता है कि देयर शेल बी अ सीईओ ऑफ द काउंसिल, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सारी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सीईओ की कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सीईओ वो सारे काम करता है, वो सारी ड्यूटी करता है जो रेगुलेशंस में बताया जाता है। ठीक है जी। और देयर शैल बी अ सेक्रेटरिएट टू द काउंसिल, जिसमें उतने ऑफिसर एम्प्लॉइज होंगे जो भी सीजे बताएगी। ये भी याद करना है कि इसकी हेल्प के लिए एक सेक्रेटरिएट का निर्माण किया जाएगा, और उसके जो मेंबर है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी अपॉइंटमेंट वो भी कौन करवाएगा जी? सीजी करवाएगा। ओके जी, डन। यहां पे आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का पार्ट 1 पूरा होता है, जिसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं, अभी कुछ एक सेक्शन 3-4 जो इस एसीआई से पहले आते हैं वो अभी पेंडिंग है अपने। कल की क्लास में जो अपना पहले पेज पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो, और कुछ एक सेक्शन जो अभी पेंडिंग है वो करवा दूंगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का पार्ट 1 आर्बिट्रेशन से जो बिलोंग करता है वो पूरा हो जाएगा। फिर उससे अगले लेक्चर में ये पार्ट 2 पूरा हो जाएगा कि फॉरेन अवार्ड्स क्या होते हैं और उनको कैसे एनफोर्स किया जाता है। ठीक है, आपको काउंसिल के बारे में पढ़ना है पूरा, और जितना भी आर्बिट्रेशन यहां तक जो मैंने अभी करवाया है यहां तक पूरा रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए जो 3-4 सेक्शंस है वो भी करवाऊंगा और डाउट्स भी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आज के लेक्चर में इतना डिस्कशन करेंगे, बाकी चीजें अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।